बोलिए समझ में आया कि नहीं है? तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. व्हाई इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर? बिकॉज मेटल ऑक्साइड इज ऑफ बेसिक नेचर. क्लियर है? अब ऐसे ही अगर आप नीचे आओगे तो आप बेस का रिएक्शन है नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक. कैसा होता है? नहीं, नॉन देखो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ना वो सारे कैसे होते हैं? एसिडिक. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन इज ए मेटल और नॉन मेटल? कार्बन क्या है? तो कार्बन का ऑक्साइड क्या बनता है? CO2. कार्बन का ऑक्साइड मतलब कार्बन ऑक्सीजन से क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है. तो ना बोलते हैं ज्यादा CO2 का मात्रा बढ़ गया तो एसिड रेन होता है. सुने हो एसिड रेन के बारे में? सुने हो क्या आप लोग एसिड रेन के बारे में? तो बताओ यहाँ पे बेस जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर. और हम चाहेंगे कि इसको आप लोग 5 लाइन में उतार लीजिए कॉपी में कहीं पे. पता है एक इस 5 लाइन में आपका के बारे में सारा रिएक्शन डिवीजन हो गया. छोटा सारा रिएक्शन इसमें डिवीजन हो जाएगा. शॉर्टकट वे में. और जल्दी लिखिएगा ताकि आगे फिर बताएंगे. और हर रिएक्शन का एक एक रिएक्शन आप याद कर लीजिए. इस महीने के आखिरी तक आप लोग SST किसी भी हाल में पढ़ लीजिएगा. स्टडी करेंगे. कल का आप लोग का टाइमिंग रहेगा 10 से 12 मॉर्निंग. पहले इसको खत्म करेंगे और हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस स्टार्ट करेंगे. जो बच जाएगा कल खत्म भी होगा और चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे बायोलॉजी का पहले दूसरा चैप्टर. क्योंकि फिर आने वाले टाइम में 2 दिन छुट्टी भी रहेगा हम लोग. मंडे नहीं, ट्यूसडे को रहेगा. ट्यूसडे और वेडनेसडे शायद. रिकॉर्डिंग हो रहा है? यस सर. इस मंथ के आखिरी तक किसी तरीके से साइंस का रिवाइज कर लीजिएगा मेरे साथ साथ. और पूरा मार्च और पूरा अप्रैल इतना क्वेश्चंस कर जाइए ना, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कुछ डर भय नहीं लगे. आप आराम से सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. मैथ खत्म हो गया है, मैथ रिवाइज करते रहिए. टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए. रूटीन को फॉलो कीजिए जो भी आप बनाते हो. हर बच्चे का अपना एक पर्सनल रूटीन होता है. कंपैरिजन किसी से मत कीजिएगा कि वो ये कंपैरिजन कीजिए कि वो 8 घंटा पढ़ रहा है तो हम 12 घंटा पढ़े. ये कंपैरिजन कीजिए. लेकिन ये कंपैरिजन मत कीजिए कि वो SST पढ़ रहा है तो हम SST पढ़ेंगे. ठीक है? आपको जो जो अच्छा लगता है वो पढ़िए, लेकिन अपने हिसाब से आप प्लान जरूर कीजिए अपने लाइफ को. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका मार्क्स ही सब कुछ होगा. आप कौन है, कहां से आते हैं, कोई नहीं जानता है. और उसका कोई इज्जत नहीं रहेगा. मार्क्स का इज्जत मिलेगा. मार्क्स एंड नॉलेज. हो गया बेटा इसको? इसके बाद अब इसका हम बारी बारी से रिएक्शंस देखते हैं. फटाफट रिवाइज करेंगे, लेट नहीं लगाएंगे हम लोग. ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कौन सी बनने वाला है. किसका है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल. तो आपने पढ़ा है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस. और बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस.
बस हमें करना क्या है कि दोनों का एक एक रिएक्शन हम लोग देख लेना है। दोनों का आप लोग क्या करना है, एक एक रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल देन अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व्ड। मेटल एसिड से मिलता है, क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एक मेटल हमने लिया गया जिंक और एसिड क्या लिया H2SO4, तो क्या बन गया ZnSO4 प्लस H2। आपको मैं बता दूं ये Zn क्या था आपका, मेटल था। H2SO4 अभी जब पढ़े वो कौन सी चीज है, HCl क्या है, एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका क्या है, एसिड है। और ये जो जिंक सल्फेट बना है वो है आपका सॉल्ट, और ये क्या बना है, हाइड्रोजन गैस, तो जानते हैं। तो देखो मेटल एसिड से मिला तो क्या बनाया, सॉल्ट। और तो एक रिएक्शन, हर केमिकल प्रॉपर्टी का एक रिएक्शन आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, वेयर जिंक सल्फेट इज सॉल्ट, सो वी कैन से दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं किसका, बेस का। तो बेस मैंने अभी जब बताया एक ही बेस का इस्तेमाल हुआ है पूरा किताब में, तो कौन है आपका, तो एकदम दिमाग में इसको बैठा लीजिए आप। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सा बेस का इस्तेमाल हुआ है, NaOH। तो NaOH को जब आप जिंक से मिलाते हो तो बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। तो जिंकेट में लास्ट में AT लगा हुआ है, जहां भी AT लगा हुआ समझ जाओ कौन सी है, सॉल्ट। क्या है वो, अब देखो आपके दिमाग में आएगा इतना बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है, रट जाओ। समझ में आया कि नहीं है, एज ए टीचर हमको नहीं बोलना चाहिए रट जाओ, बिकॉज और कोई उपाय नहीं है। फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, H2O का फॉर्मूला क्यों याद हो गया हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारी जिंदगी में आ चुका है वो, इसीलिए हम H2O याद हो गया। लेकिन ये आपको उतना बार आया है जिंदगी में, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। आदत डाल दो इससे, समझ में आया कि नहीं है। क्या ना फॉर्मूला का नाम है, सोडियम जिंकेट, और क्या फॉर्मूला है, Na2ZnO। सोडियम जिंकेट, नाम से पकड़ो फॉर्मूला को, सोडियम, तो सोडियम Na होता है, तो Na क्या डाल दो 2, जिंकेट, तो जिंक का क्या डालो आप Zn, O2 अपने से लगा दो। क्लियर है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था आपका, बेस, और ये क्या है आपका मेटल। तो देखो मेटल को आपने मिलाया किससे, बेस से, और क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो देखो ये आपका सोडियम जिंकेट क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन गैस। बोले क्लियर है, आगे बढ़े। तो पहला रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, याद रखिएगा, इसको कॉपी में लिख लिख के रिएक्शन को प्रैक्टिस कर जाइएगा किसी भी हाल में। या आप एक काम और कर सकते हो, जितने भी केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल हुए हुए हैं केमिस्ट्री में, सबको एक जगह एक पन्ना में लिख लो। सुन लो, ये हम सबसे बढ़िया अच्छा बात बता रहे हैं आपको। ये काम हमको करके दे देना चाहिए था, लेकिन आप लोग कर लो ये काम। सारा रिएक्शंस फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 में तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, जितना भी रिएक्शन इस्तेमाल हुआ है केमिस्ट्री में सब जगह लिख लो, और एक बार एक झलक देखो, अपने आप सबको आपका रिवीजन हो जाएगा सारा। समझ में, इससे क्या होगा, आप कहीं भी रिएक्शन देखो वो नपट से दिमाग में आ जाएगा कौन चैप्टर का है और किस चीज के बारे में बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे किसके साथ, बताइए, एसिड का मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अभी आप लोग बताइए क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखिए वही बात लिखा हुआ है, मेटल कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो सोडियम कार्बोनेट लिए, तो सोडियम कार्बोनेट देखो, सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है, तो मेटल कार्बोनेट बना। अगर मैं बोलता हूं सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम मेटल है और आगे क्या लगा है, तो बन गया मेटल कार्बोनेट। और मेटल कार्बोनेट किसके साथ है, HCl है, जो क्या आपका एसिड, क्या है ये, तो बताओ ये मेटल कार्बोनेट का आपने किससे रिएक्शन कराया, HCl से। तो क्या बनेगा, हमको पता है भाई, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कौन सी बनेगा। और ध्यान रखिएगा अगर HCl में है तो Cl जरूर घुसेगा उसमें, और उधर क्या है Na, ये तो भाई सबसे एक्टिव एलिमेंट है आपका, तो NaCl क्या बन जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला याद है क्या होता है, CO2, H2O, क्या वाटर क्या होता है, H2O। बस इस तरह रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, इधर रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। बस रट्टा क्या मारना है कि मेटल कार्बोनेट जब आप लोगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे, तो कौन सा मेटल लोगे आप, याद रखने के लिए, सोडियम। क्या लोगे आप, सोडियम। तो अगर बात करते हैं मेटल कार्बोनेट, तो क्या लोगे आप, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और एसिड क्या लेना, HCl, और NaCl बन जाएगा, और बाकी क्या होता है, साल्ट बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, और क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है। फिर क्या है आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल का क्या हो गया Na, हाइड्रोजन का क्या हो गया H, कार्बोनेट का क्या होता है CO3, प्लस क्या एसिड क्या लेंगे भाई HCl,
तो देखो फिर Na है और Cl क्या बन गया, फिर CO2H2। इस तरह से रट्टा मारोगा और लिख लेकर प्रैक्टिस कर जाओ इसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले क्लियर है? मैं फिर से पूछ रहा हूं कि आपका एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलकर क्या बनाता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और रिएक्शन जो आप लोगे तो जो याद करना है आपको, ऐसे तो और भी बहुत सारे रिएक्शंस है, लेकिन ये आपके बुक में मेंशन रिएक्शन है। किसका लिया गया है? सोडियम का। मेटल कार्बोनेट किसका लिया गया है? सोडियम का। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका लिया है? सोडियम। तो हो गया ये क्लियर। नेक्स्ट तीसरा रिएक्शन जो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बातें कुछ और दी गई हैं, उसी में एडेड है। आपने देखा होगा वहां पे बना है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बना था? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हम उठा लिए, ठीक है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब हम एसिड रिएक्शन करा रहे थे तो हमको साल्ट आ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था, क्या आ रहा था? वाटर। तो भाई साल्ट तो आ गया, उसको अलग कर लिए, वाटर आ गया, अलग कर लिए, किसको उठा लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसको हम पास कराएंगे हम किससे? सिलेक्ट लाइन से। किसे पास कराएंगे? जिसका आप नाम पढ़े होगे, चूना वाला, चूना पानी वाला में। चूना को जब आप पानी बनाएगा तो सिलेक्ट लाइन बनता है, पता है नहीं? CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 और CaOH2 को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास कराएगा किससे? आप सिलेक्ट लाइन से, निकोन वाटर से, लाइम वाटर, इससे आप पास कराओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्लियर है? उसी में ये दो रिएक्शन एनसीईआरटी में है, एकदम एनसीईआरटी में दिया हुआ है रिएक्शन। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराओगे कैसे? पानी से, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब क्या? आपका सिलेक्ट लाइन। क्या है ये आपका? सिलेक्ट लाइन। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप पास कराओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनेगा? वाटर। फिर अगर यहां देखो, यहां पे जो आपने CO2 लिया है ना, ये नॉर्मल CO2 गैस है, ज्यादा मात्रा में नहीं लिया है। लेकिन वही अगर आप ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो और उसको आप कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पे क्या बना? कैल्शियम। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराते हो ज्यादा मात्रा में, तब क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम। सुनो ध्यान से, कैसे इसको याद रखा जाए। तो रिएक्शन जो है क्या था? मेन रिएक्शन हमारा क्या था कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो क्या बनेगा? साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड से हम दो रिएक्शन कराएंगे, एक नॉर्मल अमाउंट में और एक एक्सेस अमाउंट में। नॉर्मल अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे लाइम वाटर से, COH2 से, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब हम एक्सेस अमाउंट में CO2 से रिएक्शन कराएंगे, इसको किससे? हम कैल्शियम कार्बोनेट से, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो पता है यही दोनों से क्वेश्चन आता है, आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि वो सबको याद करेगा। मेन रिएक्शन सारे लोग याद करेंगे, लेकिन ये जल्दी पता है ये क्या करेगा? सब बच्चा अरे छोड़ो इसको यार, है ना, ये अंदर में दिया हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे। लेकिन सीबीएसई में क्या है? पूरा किताब के बीच में से क्वेश्चन पूछता है और वहां से पूछता है जहां कोई जाता नहीं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़िएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट, आप पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, आपको एकदम बीच में मिलेगा, एकदम अंदर में जाके मिलेगा रियोस्टैट। एक दो लाइन मात्र इस्तेमाल किया गया है कि अगर करंट को अगर हमको क्या करना है, सर्किट में क्या करना है? बढ़ाना है, V को बिना कुछ चेंज किए हुए, तो किसको चेंज करेंगे? रेजिस्टेंस को। और उसके लिए हम क्या लगाते हैं? रियोस्टैट। बस एक लाइन इस्तेमाल किया हुआ है और आप आश्चर्य करेंगे, वो क्वेश्चन मेरे बोर्ड में है 2008 और भी कई बार पूछ चुका है वो बोर्ड, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो एनसीईआरटी में ना अगर कोई चीज मेंशन कर दिया ना, तो उसको आपको किसी तरह से करना ही करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्या वो नहीं हो रहा है? देखिए यहाँ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, बोलिए आप लोग अभी तक क्लियर है? तो बताइए एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है? एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है? इस रिएक्शन को हम किस रिएक्शन का नाम जानते हैं? ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे कराएंगे? एक हम एसिड लेंगे और एक क्या लेंगे? सबसे कॉमन एसिड है HCl और बेस क्या है? NaOH। दोनों को मिला दीजिए, Na रहेगा तो कई साल्ट बनाएगा, NaCl, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। टॉपिक कंप्लीट। आगे बढ़े। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वेश्चन आता है विच रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप बोलोगे द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा लिख के छोड़ना मत आंसर, केमिस्ट्री का असूल है, अगर रिएक्शन से क्वेश्चन है तो थ्योरी के साथ क्या रखिए वहां पे? रिएक्शन, है ना। वहां से स्केप मत कीजिएगा,
2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर देगा आपको वहां पे। फिर आप नीचे क्या लिखोगे, लिखोगे द रिएक्शन इज व्हेन HCl रिएक्ट्स विद NaOH देन NaCl and H2O is formed। अब इसे फुल मार्क मिलेगा आपको। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी एसिड का आपने किससे मिलाया, बेस से, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो हमने मेटल ऑक्साइड में क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, और उसको मिलाया, देखो ये ब्लू ग्रीन कलर ये होता है, ठीक है, इधर कलर हो गया है। तो हमने एक मेटल ऑक्साइड लिया और एसिड में क्या लिया, HCl, इस दोनों को हमने क्या कराया, रिएक्शन, और जब इस दोनों का रिएक्शन कराया तो क्या बना, कॉपर क्लोराइड और क्या, वाटर। तो बताइए कॉपर क्लोराइड में ID लगा हुआ है लास्ट में, सोडियम क्लोराइड का नाम सुना है आप लोग, लास्ट में क्या लगा हुआ है, साल्ट है, वैसे ही ID जिसमें लास्ट में लग गया उसका कौन सी होता है, सॉल्ट। तो ये जो कॉपर क्लोराइड बना है कौन सी है, और ये क्या है, तो यानी कैसे बना, जब हमने मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्शन कराया, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अब है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताइए। सबसे पहला बात, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, यानी बेस जब आपका एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। क्लियर है। एग्जांपल में ले लेते हैं भाई एक नॉन मेटल ऑक्साइड, सबसे कॉमन कौन है, नॉन मेटल ऑक्साइड, CO2। जब भी बात की जाएगी नॉन मेटल ऑक्साइड का तो क्लास 10th के इतिहास में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हुआ है कौन है, CO2। जिन बहुतों को पता नहीं है इसके बारे में, CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड भी होता है। सब CO2 सब बोलता है, बट नोबडी नोज दैट CO2 कौन सी है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्लियर है। तो इसको हमने रिएक्शन कराया कैसे, बेस से। बेस हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वही चूना पानी है, लाइम वाटर। इसका एक और नाम बताइए, सिलेक्ट लाइम, क्या बोलते हैं इसको, केमिकल नेम बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने CO2 को, ये वाला रिएक्शन आपने कर रखा है पहले वाले में, याद करो जब CO2 बना था, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो CO2 को हम लाइम वाटर से पास कराए थे, तो क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था और वाटर बना था। देखो कैल्शियम कार्बोनेट और क्या मिला, और ये कार्बोनेट कौन सी है, सॉल्ट, बिकॉज कार्बोनेट लास्ट में क्या लगा होगा, 8। क्लियर है। देखो ये रिएक्शन अगर आप याद करते हो तो आपको 2 जगह काम आएगा, एक CO2 को पास कराएंगे इसके साथ, इसलिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर अ लाइम वाटर। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा एग्जाम में, व्हाट विल हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या गिव अ रिएक्शन, ऐसे बोलेगा, गिव अ रिएक्शन व्हेन अ नॉन मेटल ऑक्साइड, व्हेन अ नॉन मेटल ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ अ बेस, इज रिएक्टेड विथ या इज पास्ड ओवर लाइम वाटर। आपसे मैं 2 क्लू दिया, क्या, एक नॉन मेटल ऑक्साइड, दूसरा क्या दिया, लाइम वाटर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का बात करेंगे तो हम बताएं कौन चीज आ जाएगा, CO2, और लाइम वाटर का मतलब क्या होगा, COH2। तो पटाख से रिएक्शन जुड़ गया, हमको रिएक्शन कराना है COH2 किसके साथ, CO2 के साथ। तो क्या पड़े हो, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का है, बिकॉज CO2 आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है और आपका लाइम वाटर क्या है, आपका बेस है। तो एसिड को बेस से मिला तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ, तब जाके आप रिजल्ट में पहुंच पाओगे केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ये बहुत बार आ चुका है ये भी बोर्ड में क्वेश्चन, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। इसका मतलब है कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है और सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है। अगर मैं पूछूं यहां सारे बच्चों में, लड़का लड़की सब में कॉमन बात क्या है, तो सारे किस क्लास में पढ़ते हैं, 10th, है कि नहीं है। और क्या कॉमन बात है, तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, है कि नहीं बात। वैसे ही यहां पूछा जा रहा है कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन है और सारे बेसिस में क्या कॉमन है। तो जान लीजिए, सारे एसिड्स में कॉमन ये है कि किसी भी एसिड को अगर आप पानी में डालोगे ना तो वो टूट करके आपको H+ आयन देगा। कौन सा आयन देगा, H+ आयन। कौन देगा आपको, एसिड। और ये कब देगा, जब उसको कहां रखोगे आप, when acid is dissolved in water it dissociates to give H+ ion। और ये बात जो है कॉमन है सारे एसिड्स में, चाहे वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग वेदर इट इज वीक। और एक बात और जान लो, यही H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझिए मात्रा, अमाउंट। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड कितना वीक है। अगर H+ आयन ही मतलब एसिड का सबसे मेन कॉमन बात है, जरा सोच लो,
जिस एसिड के पास H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो एसिडिक होगा मोर या लेस एसिडिक होगा? मोर एसिडिक होगा। क्या होगा? मोर। ठीक है, बिकॉज एसिड का यही प्रॉपर्टी होता है कि वो कौन सा आयन देता है? H प्लस आयन। और जिस एसिड के पास जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा वो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा? पावरफुल होगा। ठीक है, और जिस एसिड के पास जितना कम H प्लस आयन होगा वो एसिड उतना ही क्या होगा? वीक होगा। क्लियर है? हाँ। सर एसिड को जब पानी में मिला देंगे, जितना ज्यादा पानी में मिलाएंगे उतना ज्यादा H प्लस आयन निकलेगा। क्या? जितना ज्यादा पानी में मिलाएंगे उतना ज्यादा कम हो जाएगा H प्लस आयन। H प्लस आयन उतने रहेगा लेकिन OH माइनस आयन बढ़ जाएगा तुम्हारा। सर एसिड को पानी में मिलाएंगे तो H प्लस। पहला बात, एसिड को आप पानी में मिलाइएगा, ठीक है, तो मिलाइएगा तो भाई H प्लस आयन टूटेगा वहां पे। हाँ। ठीक है, उसके बाद बढ़ जाएगा। चलो H प्लस आयन निकले, ज्यादा निकलेगा अगर तो ज्यादा निकलेगा तो डिल्यूट हो गया ना। ज्यादा नहीं, ज्यादा निकला इसका मतलब जो एसिड डाले हैं वो कैसा डाले हैं? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डाले हैं, इसीलिए ज्यादा H प्लस आयन निकल इसलिए वो रहा है। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, इसलिए ज्यादा H प्लस आयन निकल रहा है उसमें। तो H प्लस आयन वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है तो ही निकलता है ना। देखो बता रहे हैं, समझो होता क्या है, कोई भी एसिड लिए मान लो HCl लिए, उसे कहाँ रखे हम? पानी में। कहाँ रखेंगे हम? तो पानी में रखिएगा तो कौन सा आयन देगा? H प्लस आयन। अब वो H प्लस आयन पानी से मिलता है H2O से, ठीक है, और H2O से मिलकर H प्लस आयन कभी भी अकेला नहीं रहेगा। H प्लस आयन जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता, वो पानी के मॉलिक्यूल से क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है और बनाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है? और इस फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है उस पानी में, अगर आप एसिड को पानी में डालिएगा तो बताइए, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई हाइड्रोनियम आयन कौन आयन है? H प्लस ही आयन है। बना कौन चीज है? H प्लस से बना है। तो वहां पे पानी में H प्लस आयन किस फॉर्म में मौजूद होता है? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम। क्यों कैसे बना हाइड्रोनियम? क्योंकि H प्लस आयन किससे रिएक्शन कर गया? H2O से, और क्या बना लिया है? H3O प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सॉल्यूशन के पास जितना ज्यादा H3O प्लस होगा वो कितना ज्यादा, वही उतना क्या होगा? एसिडिक होगा। ऐसा मतलब सिंपल सी बात है। मान लो कि हम इसमें भी 1 लीटर पानी लिए, समझिएगा बात को, हम यहाँ 1 लीटर पानी लिए और यहाँ भी 1 लीटर पानी लिए, ठीक, इसमें जो है हम मान लो 1 लीटर HCl मिला है, मान लेने के बाद बता रहा है, ऐसे मिलेगा तो बहुत बार ब्लास्ट हो जाएगा। हम इसमें कितना मिला? 1 लीटर एसिड, और इसमें मिला है हम 2 लीटर एसिड। अब खुद बताओ H प्लस आयन या H3O प्लस आयन किसके पास जाता होगा? 1 लीटर वाले के पास, 2 लीटर वाले के पास। कहा इसमें ज्यादा है? बिकॉज ज्यादा एसिड था, H प्लस आयन भी क्या होगा? तो H3O प्लस भी क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात। तो who is deciding that the acids are strong, which acid is strong and which is weak? H plus आयन। समझ में? वो आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें एक चीज और तो कॉमन होता है, जैसे एसिड सारा सावर टेस्ट होता है। क्या? जैसे सारा एसिड सावर टेस्ट होता है, ये भी तो वो तो भाई बच्चा वाला डेफिनेशन है। जैसे कॉमन तो हो सकता है नहीं, लेकिन नहीं, उतना कॉमन नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम रिएक्शन पे बात कर रहे हैं, टेस्ट पे बात नहीं कर रहे हैं। वो टेस्ट पे जब बात करेंगे तब वहां जाएंगे। जब हम टेस्ट पे जाएंगे तब बात करेंगे। भाई अगर मान लो टेस्ट की बात की जा रही है तो आप थोड़े ना जाओगे भाई HCl को टेस्ट करने के लिए? जाओगे टेस्ट करने के? बताओ, नहीं ना। तो वैसे तो हमको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऐसा देखो, हमने बोला टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एसिड क्या है कि एसिड डिसोसिएट्स इन दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव H प्लस आयन या व्हिच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड्स। ये टेक्निकल डेफिनेशन हो गया एसिड का। बताया इसको? कहां पर थे हम बात बता रहे थे? व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? तो बताइए सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है? H प्लस आयन। क्यों होता है H प्लस आयन कॉमन? बिकॉज सारे एसिड्स जब पानी में डिजोल्व होते हैं तो वो डिजोल्व होकर के क्या होते हैं? टूट जाते हैं, और टूट करके क्या बनाते हैं? H प्लस आयन। जैसे मैं बात करता हूं HCl की, जिसका नाम हम सबने सुना है। इसको जब आप पानी में डिसोसिएट कीजिएगा तो H प्लस HCl क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और टूट के बनाएगा क्या? H प्लस प्लस Cl। देखो ये कौन सा आयन दिया? H प्लस आयन दिया कि नहीं दिया? बोले दिया कि नहीं दिया? तो यहाँ पे H प्लस आयन देना ये बताता है कि HCl क्या था? एसिडिक नेचर का था। क्या था? क्लियर है? देखो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग टॉपिक भी खत्म करना है। हम लोग बस मुद्दे की बात करेंगे। टॉपिक ये था कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है, सारे बेस में क्या कॉमन होता है। सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है? H प्लस आयन। और वैसे ही सारे बेस में कॉमन होता है OH माइनस आयन। क्या होता है? OH माइनस। और सुनो, H प्लस आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। या कहीं पे हाइड्रोनियम आयन की बात की जाएगी, किस आयन की? हाइड्रोनियम। तब भी समझ लेना कि वो कौन आयन है? H प्लस आयन। और मैं जब OH माइनस आयन की बात करूंगा इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन।
क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। और ये किसके पास कॉमन होता है? बेस में। ऑल बेसेस हैव विच आयन इज कॉमन, विच आयन कॉमन? OH माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि सारा बेस पानी में डिसोसिएट होकर क्या देता है? OH माइनस। चाहे वो NaOH ले लो, चाहे आप MgOH2 ले लो, कोई भी दुनिया का बेस है, अगर उसको पानी में डालोगे तो वो टूटेगा और क्या बनाएगा? OH माइनस। क्लियर है? और जिसके पास जितना ज्यादा OH माइनस आयन होगा वो बेस उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? और जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, ध्यान देखिएगा, जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसके पास ऐसा नहीं है कि उसके पास H+ आयन नहीं है और OH माइनस आयन नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं ना, एसिड, बेस और बीच में क्या होता है? सॉल्ट। जो एसिड और बेस से मिलाकर बना हुआ है। एसिड में कौन आयन है? H+। बेस में क्या है? और दोनों मिला को क्या बन जाएगा? सॉल्ट। तो होता है क्या है, सुनिएगा, सॉल्ट के प्लस जो है H+ आयन भी होता है और OH माइनस आयन भी होता है, लेकिन फर्क क्या है कि दोनों का मात्रा क्या होता है? सेम होता है। दोनों का मात्रा क्या होता है? लगभग सेम। इसी कारण सोल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? और एक बात और, एक सबसे अच्छी बात, एसिड कोई अगर है तो क्या उसके पास OH माइनस आयन नहीं है? क्या है? अगर कोई एसिड है, आपने पढ़ा कि भाई एसिड तो कौन सा आयन होगा? H+ आयन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है क्या एसिड के पास OH माइनस आयन नहीं होता है क्या? तो आंसर क्या दोगे? होता है। एसिड के पास OH माइनस आयन भी क्या होता है, लेकिन OH माइनस के कंपेयर में उसके पास H+ आयन क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है? वैसे अगर बात करें क्या बेस के पास H+ आयन नहीं होता है? क्या होता है, लेकिन H+ आयन क्या होता है? कम होता है और OH माइनस आयन क्या होता है? ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट में, आप देखिएगा जब पढ़ोगे आप किताब को। क्लियर है? यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? आप लोग बोलिए जरा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, और व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर इट ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। ये भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि हम जब एसिड को वाटर में मिलाएंगे या वाटर को एसिड में मिलाएंगे, कौन डेंजरस है? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा हम क्या करते हैं, वाटर में हम एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? वाटर में क्या मिलाते हैं? एसिड। और धीरे धीरे मिलाते हैं, है ना। एसिड को हम वाटर में मिलाते हैं कैसे? स्लोली और विथ कंटिन्यूअस स्टीयरिंग। मतलब एसिड का बूंद बूंद पर डालेंगे और उसको बार बार हम क्या करेंगे? हिलाते रहेंगे, ऐसे ऐसे स्टीयरिंग करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये जो मिक्सचर जो होगा एसिड और वाटर का, वो आपका स्प्लैश होकर के आपका ऊपर की ओर फेंकेगा। ठीक है? आप स्टीयरिंग करने से क्या होगा ना कि H+ आयन जो आपका जो भी इसमें निकलेगा ना, वो आपका जल्दी सब में क्या हो जाएगा? कंबाइन होकर चला जाएगा। लेकिन ये आपका डेंजरस नहीं है, ये प्रोसेस सही है आपका। कब आप एसिड किससे मिलाओगे? पानी में। लेकिन वही अगर आप एसिड रखे हुए हो, गलती से भी इसमें पानी आप मिला दिए, तो क्या हो जाएगा? सीधा इसमें से क्या होगा? मिक्सचर स्प्लैश आउट हो जाएगा और आपके शरीर को क्या कर देगा? जला देगा। बात समझ में आया कि नहीं है? बात समझ में आया नहीं है? तो देखो इसको पढ़ो जरा फटाफट। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विथ वाटर। जब भी हम एसिड को पानी में मिलाए जाएंगे तो हमको केयर रखना है, सावधानी बरतना है। क्या रखना है? तो एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू द वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। हम एसिड को ही मिलाएंगे किसमें? पानी में, विथ कंटिन्यू कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ। अगर हम वाटर को मिला देंगे एसिड में तो क्या होगा? हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट। और उससे क्या होगा? मिक्सचर जो होगा वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, मतलब बाहर की ओर फेंक देगा आपका। और उसमें कौन चीज मिलाया है? एसिड। तो एसिड फेंकेगा, मुंह पे पड़ गया तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो एंड कॉज बर्न्स। उससे क्या होगा? जल आपका जो शरीर है या उसका अगल बगल जो भी पार्ट है वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। और इवन इट कैन ब्रेक द ग्लास कंटेनर। और ऐसा हो सकता है कि इतना हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो कि जिस कंटेनर में आपने रखा है मिक्सचर को, वो भी क्या हो जाए? फूट जाए। और मान लो कि शीशा का कंटेनर ब्लास्ट कर गया अचानक से और शीशा देह में हल गया, तो क्या डेंजरस है कि नहीं डेंजरस? इसीलिए ये प्रोसेस हम नहीं करते हैं। ये प्रोसेस क्या है? नहीं करते। यही आपका VVI क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछता है। सर डाइल्यूट एसिड में प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या हुआ? नहीं। अब अगर मान लो डाइल्यूट HCl भी लेंगे हम तो वो भी तो स्ट्रॉन्ग है ना। वो भी तो क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हमने इसलिए लिखा है ना, सबसे खतरनाक वाले का मैंने बात किया है। ठीक है? जनरली हम लोग लैब में कौन सा यूज करते हैं? डाइल्यूट। जनरली मैक्सिमम केस में क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं जब स्पेशली वहां मेंशन रहता है, तब उस केस में। समझ में आ गया ये चीज?
नेक्स्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। अब समझेंगे कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमको कैसे पता चलेगा। हमको तो ये इंडिकेटर से पता लगेगा कि भाई कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन अगर हमारे पास दो एसिड दे दिया जाए, मान लो कि हमारे पास HCl भी है और हमारे पास HCO3 भी है, कार्बोनिक एसिड भी है, और हमको तो पता चलेगा भाई दोनों एसिड, लेकिन उसका स्ट्रेंथ हमको पता नहीं चल पा रहा है इंडिकेटर से। तो उसके लिए अगर हम सुनो ध्यान से, अगर हमको एसिड और बेस का हमको स्ट्रेंथ नापना है, ताकत नापना है, कितना कौन कितना पावरफुल है, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। इफ वी हैव टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, देन वी हैव टू वेज। फर्स्ट वी कैन यूज pH स्केल, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, pH स्केल, और दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या कर सकते हैं, समझ में आया? अगर एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को हमको मेजर करना है तो हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, pH स्केल का, या किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। अब आपके दिमाग में अगर pH स्केल क्या होता है, तो pH स्केल में pH का मतलब होता है पोटेंज और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। pH स्केल में P का मतलब क्या होता है, पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, और H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। तो सुनिएगा, तो pH स्केल एक ऐसा स्केल है, pH स्केल एक ऐसा स्केल है जिसपे हम हाइड्रोजन के आयंस के पोटेंशियल को मेजर करते हैं, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, नापते हैं। ठीक है, pH स्केल इज स्केल ऑफ नंबर्स, उस पर नंबरिंग किया जाता है pH स्केल। ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, पहला पॉइंट, व्हाट इज pH स्केल। The pH scale is a scale of numbers which measures the strength of acid and base solution। पहला बात, pH scale एक scale of numbers है, एक नंबर का स्केल है जिसपे हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, नापते हैं। हाउ, कैसे, तो देखिए, मान लो ये pH स्केल है, इस पर नंबरिंग किया गया है 0 से लेकर कहां तक, 14 तक, और बीच में क्या होता है, 7। तो इस स्केल में 0 से 7 तक का जो 0 से 7 के बीच के जो नंबर होता है ये बताता है कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, और 7 से लेकर के 14 तक बताता है क्या, सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, इस पर नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे, अगर आपने pH स्केल को किसी सॉल्यूशन में रखा और आपका pH वैल्यू शो किया 0 से लेकर के 3 के बीच में, क्या शो किया, 0 से, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, आपको तो पता है कि भाई 0 से 7 के बीच में जो भी होगा तो एसिड ही होगा, लेकिन वेदर इट विल बी स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता चलेगा। तो अगर pH 0 से 3 है तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वही 3 से लेकर के 7 के बीच में होगा, मतलब 7 से पहले, तो क्या होगा, वो वीक एसिड। क्लियर है। अब इधर आते हैं, 7 से लेकर के, 7 में तो 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 7 को इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूं, तो 7 से 14 तक के बीच का रीडिंग जो आएगा वो कैसा सॉल्यूशन का आएगा, बेसिक का है। किसका आएगा, बेसिक का। ये मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। अब आपको देखना है स्ट्रॉन्ग कब होगा और वीक कब होगा। तो 8 जैसे देखा ना, 8 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इसमें क्या आपका हो जाएगा, वीक बेस। क्या होगा, क्यों वीक बेस होगा, बिकॉज वो एसिड के करीब में ही है, वो इधर से एसिड आ रहा है, आप एसिड से बेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो भले ही ये नंबर्स एसिड के करीब में ही है ना, देखो, इसलिए यहां पे क्या है आपका, वीक बेस है। क्या है आपका, वीक बेस। लेकिन वही अगर नंबर मिलता है 11, 12, 13 और 14, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस पे आपको क्वेश्चंस कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि दो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, और किसी आदमी ने उसको टेस्ट किया और टेस्ट करने में पाया कि एक का pH वैल्यू 3 है और एक का pH वैल्यू 14 है, तो बताइए इसमें कि जो आपका जो 14 कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन बी, बी, बिकॉज बी का pH वैल्यू कितना था, 14, और 14 किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। विच इज एसिडिक, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आप देखोगे, जब मैं 7 से 0 की तरफ आऊंगा तो सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा बनते जा रहा है, एसिडिक। और एसिडिक बन रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ोगे, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा।
यानी जब हम ऐसा बोल सकते हैं, जब हम अच्छा ये देखो, अगर हम 0 से 7 की तरफ जाते हैं, कितना जाना है? 0 से 7, या चलो आप 7 से आ रहे हो 0 की तरफ, तो एसिडिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज, क्योंकि यहां पे आपका सोल्यूशन क्या है? न्यूट्रल। 7 को किसके क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। आप इससे आप जा रहे हो 0 की तरफ, तो जैसे जैसे इस पे इधर बढ़ रहे हो, एसिड कैसा होता जा रहा है? स्ट्रॉन्ग। आप देखो 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और यहाँ पे क्या है? वीक। मतलब जैसे आप स्केल पे इधर से इधर बढ़ोगे तो आपको कैसा आ रहे हो? वीक से किधर जा रहे हो? स्ट्रॉन्ग पे। यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना। तो अगर हम दाएं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अगर हम 7 से 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। वही अगर 7 से अगर हम 14 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बढ़ेगा? एसिडिक की बेसिक? बेसिक। बेसिक। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, H प्लस आयन के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, इन टर्म्स ऑफ H प्लस आयन, कि अगर हम 0 से हम 7 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। क्या होगा? क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग से जा रहे हो वीक की तरफ, है ना, यानी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। और किसका बढ़ेगा? जब H प्लस घटेगा तो OH माइनस क्या होगा? इंक्रीज। तो सीधा बात, हम जब पीएच स्केल पे जब हम 0 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो H प्लस आयन जो होता है वो क्या होता है? घटता है। और OH आयन माइनस आयन क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। लेकिन वही अगर हम 14 से अगर हम बढ़ के आए 0 की तरफ तो H प्लस आयन क्या हो जाता है? बढ़ेगा। इंक्रीज होता है, और OH माइनस आयन क्या होता है? घटेगा। डिक्रीज होता है। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? अब हम चलते हैं यूनिवर्सल इंटीग्रल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज पीएच स्केल? It is a scale of number which state the strength of पीएच स्केल क्या बताता है? बताइए। strength of acid स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिक सॉल्यूशन, कि कोई भी अगर एसिड है तो कितना पावरफुल एसिड है या कितना वीक एसिड है, अगर कोई भी बेस है तो कोई भी कितना बेसिक है और कितना कम बेसिक है, ये बताता है। सर पीएच स्केल किस चीज का बना होता है? हम खुद नहीं देखे कैसे बताना सही, दिस इज फैक्ट, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर। किससे बात में जा रहा है? हम ये भी नहीं देखे हैं। यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा है, गलत बात नहीं बोल रहे हैं आपको। कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं छुपा रहे हैं आपसे, नहीं है, खुल्लम खुल्ला। हमको नहीं पता है, हम नहीं देखे हैं। हाँ, जाते हैं नेट पे देखने के लिए तो देखते हैं कटोरा में रहता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का, तो हम समझते हैं अच्छा यही होगा। लेकिन रियल में साक्षात अपने सामने हम नहीं देखे हैं। देखे कौन सी है? लिटमस पेपर, जो आप लोग भी देखे हो, क्योंकि कहीं भी स्कूल में जाओगे वही अवेलेबल मिलेगा। समझ में? बहुत रेयर केस में यूनिवर्सल इंडिकेटर दिखेगा कहीं भी जाके। आप समझिए, बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा डाई है, ये भी क्या है? इंडिकेटर मतलब क्या? डाई। एक ऐसा डाई है, देखो पहले जो डाई था इंडिकेटर वो केवल कलर चेंज करके बताता था कि कौन एसिड है कौन बेस है, लेकिन ये एक ऐसा डाई है जो कि एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को बताता है। एसिड और बेस के क्या बताता है? स्ट्रेंथ को, तो कौन कितना पावरफुल है, कैसे? तो सुनिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ डाई विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज। ये बहुत सारे डाई का क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है। एंड इट चेंजेज इट्स कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। ये हर पीएच वैल्यू पे अपना कलर क्या करता है? चेंज करता है और बताता है कौन कितना, और ऐसा कलर से हम पहचान लेते हैं कौन कितना पावरफुल है कौन कितना वीक है। जैसे देखो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स व्हिच गिव्स अस डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पीएच। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स आप लोग जामुन से बना रखा है यहाँ पे, ताकि दिक्कत ना हो आपको। अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया और आपको उसमें आपको रेड के आसपास कोई कलर आ गया, क्या आ गया? रेड, तो समझ लेना कि उसका पीएच वैल्यू 3 से क्या है? लेस है, और वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको आप कॉपी में लिख लेना अभी। फिर ऑरेंज या येलो के आसपास आया तो क्या बोलोगे आप? वीक एसिड, और पीएच वैल्यू 7 से क्या है? कम है, और 3 से थोड़ा क्या है? ऊपर है। फिर ग्रीन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, सॉल्ट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में, बहुत कम बच्चा पढ़ता है इसको, और एनसीईआरटी में भी क्लियर नहीं है। ब्लू रहेगा तो क्या होगा? वीक बेस, और आपका वायलेट या पर्पल रहेगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। को उतार दो इस डब्बा को, याद कर जाना, कलर याद कर जाना, कौन से कलर पे स्ट्रॉन्ग होगा कौन से कलर पे वीक होगा, ये पता होना चाहिए।
ध्यान रखना यहाँ येलो के साथ ऑरेंज भी घुसाए हुए हैं, ये लग रहा है येलो, लेकिन क्या डाल दिया है इसमें, ऑरेंज भी। ऑरेंज येलो रहेगा तो वीक बेसिस। जनरली पूछेगा तो आपको रेड पूछेगा, देखिएगा पूछेगा तो पूछेगा रेड, या तो क्या पूछेगा ग्रीन, या तो क्या पूछेगा वायलेट। इतनी याद रखिएगा। हो गया, सबने उतार लिया है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, और इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, समझेंगे। 5 मिनट में इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें बेसिकली हमें कुछ पॉइंट जानना है। पहला कि प्लांट्स और एनिमल जो है वो कितने पीएच वैल्यू के आसपास बेटर सर्वाइव करते हैं। पहला टॉपिक का नाम भी वही है कि आर प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव, मतलब क्या प्लांट्स और एनिमल का लाइफ पीएच वैल्यू की तरफ सेंसिटिव है या नहीं है। यहाँ सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, आप देखना, अगर ठंड बढ़ जाती है तो हमको खांसी सर्दी हो जाता है, तो हम लोग ठंड की तरफ क्या है, सेंसिटिव है। वैसे ही प्लांट और एनिमल भी किसके तरफ सेंसिटिव है, पीएच की तरफ। अगर इन्वायरमेंट के पीएच में अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग आ जाए तो हम लोगों के सेहत पे भी क्या पड़ जाएगा, असर पड़ जाएगा। जरा सोच के देखो, अभी हम लोग का कुछ पीएच वैल्यू होगा इन्वायरमेंट के आसपास का, अगर उसमें अचानक से एसिडिक वाला अगर वो पीएच वैल्यू एसिड की तरफ शिफ्ट कर जाए थोड़ा सा, है ना, या मान लो एसिड रेन हो जाए, तो समुद्र में जितना ही मछली उछली सब मर जाता है, मरता है कि नहीं मरता है। तो बताओ क्यों मरा, बिकॉज दे आर पीएच सेंसिटिव। या मान लो कि हम लोग को बहुत फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ जाए तो पीएच पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और पीएच पर असर पड़ेगा तो हम लोगों को 50 साल का बीमारी स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग बताइए पीएच की तरफ क्या है, सेंसिटिव है। तो वही पहला टॉपिक है आपका। टॉपिक मेन टॉपिक क्या है कि पीएच जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो पहला टॉपिक से पढ़ना है कि प्लांट्स और एनिमल के बारे में, ठीक है। तो पहला, तो प्लांट जो होते हैं वो बेटर ग्रो कर पाते हैं सॉइल में जब उस सॉइल का पीएच वैल्यू 7 के आसपास हो। समझ में आ रहा है, प्लांट बेटर ग्रो इन सॉइल व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल इज अबाउट कितना कहते हैं 7 के आसपास। क्लियर है। और हमारा बॉडी बेटर कब ग्रो कर पाता है, जब पीएच वैल्यू 7 से 7.6 के आसपास हो या 8 के आसपास हो। ये वैल्यूज बेटा आप याद कर लेना इसको, ठीक है। तो प्लांट ग्रो बेटर कब कर पाता है, जब सॉइल का पीएच वैल्यू क्या हो 7 के आसपास। 7 के आसपास थोड़ा बहुत इधर खसक सकता है, ठीक है। वैसे हमारा बॉडी विल ग्रो अच्छे से कब कर सकता है, जब पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के बीच में हो। और अगर कोई रेन होता है, रेन बारिश होती है, और मान लो वहां के एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है, समझना बात को भी बता रहा हूं अच्छे से। अगर कहीं पे बारिश होती है और वहां CO2 का मात्रा ज्यादा है, तो CO2 पता है ना एसिड होता है, एसिडिक होता है। तो अगर CO2 का मात्रा ज्यादा है तो वहां के रेन में भी CO2 का मात्रा कुछ ना कुछ रहेगा, तो उस रेन का पीएच वैल्यू क्या कर देगा, वो घटाएगा या बढ़ाएगा, घटाएगा। और जब अगर रेन का पीएच वैल्यू अगर आपका घट करके 5.6 से भी क्या होता है, कम हो जाता है, तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। और वैसा रेन अगर चला गया, उसमें का पानी अगर चला गया रिवर में या तालाब में या किसी ओशन में, तो वहां के एक्वेटिक लाइफ को वो क्या करता है, परेशान कर देता है। परेशान इन द सेंस वहां के एक्वेटिक लाइफ को दिक्कत होगा वहां पे सर्वाइव करने। जरा सोच के देखो, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है हमारे पास तो हालत खराब हो जाता है हम लोग। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि भाई गर्मी आए, गर्मी आए, गर्मी आए, लेकिन जहां गर्मी आ जाएगा 2 महीना बाद घटाओ गर्मी होता ही ना। 43 डिग्री सेल्सियस में हम लोग त्राहिमाम करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन जरा सोचो, अगर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कितना हो जाए 60 डिग्री सेल्सियस, या दुबई जाओ, अबू धाबी जाओ, पता है वहां पे हर जगह एसी मिलेगा, वहां आप नॉर्मल बाहर घूमने में आपका हालत खराब हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं है? क्यों? बिकॉज वहां का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। वहां हर जगह एसी मिलेगा, टॉयलेट बाथरूम सब में एसी। समझ में? क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे जल्दी आप बाहर। क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब ये था, टॉपिक का मेन उद्देश्य क्या था, आपको बताना कि पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला क्या, पीएच के बारे में पढ़े, किसके बारे में, प्लांट्स और एनिमल। पीएच अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल। तो हमें देखा प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर सेंसिटिव टुवर्ड्स पीएच। Plants grows better in soil when the pH of the soil is about 7. Similarly, our human beings, the body of human being grow well when the pH of the environment is about 7 to 7.8. If the pH of rain is less than 5.6, then that rain is called acidic rain, and if the water from that rain goes to river, ponds or any ocean, then it will affect the aquatic life of that place. Clear है? तो पहला टॉपिक हो गया पीएच इन लाइफ में। दूसरा टॉपिक देखेंगे हम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें एक क्वेश्चन आता है, आपका बोर्ड में पूछता है कि अगर सॉइल एसिडिक हो जाता है, या सॉइल के इधर उधर सॉइल के पीएच को देख रहे हो ना यहाँ पे, कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्या 7, और सॉइल के पीएच को एडजस्ट करने के लिए हम उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स और क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। सुना होगा ना कि मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, खाद। क्यों मिलाया जाता है? सॉइल के पीएच वैल्यू को क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, ताकि फसल अच्छी हो और प्लांट अच्छे तरीके से वहां ग्रो कर पाए। क्लियर है यहाँ पे? चलिए दूसरा पॉइंट, पीएच इन आवर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा हुआ कि हमारे पास स्टोमक होता है। स्टोमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, HCl, और HCl ही क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। और जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, तो हमारे पेट में, स्टोमक में ज्यादा एसिड रिलीज होता है। When more amount of acid will get released in our stomach, उस अमाउंट में म्यूकस रिलीज नहीं हो पाता या कम होता है म्यूकस रिलीज, जिस कारण से हमारे स्टोमक में पेन होता है, इरिटेशन होता है कि नहीं होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी किसकी तरफ सेंसिटिव है, पीएच की तरफ, है कि नहीं है? और इसको निजात पाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, हम एंटासिड का यूज करते हैं। किसका? एंटासिड। हम उस केमिकल सब्सटेंस का नाम बोलते हैं जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे। तो नाम क्या लगा दिए, एंटीसिड। जैसे हमने पढ़ा हुआ है एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरियल इफेक्ट को खत्म करता है क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। वैसे ही जो एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है क्या बोलते हैं, एंटासिड। तो किस सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं एज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक? याद रखिएगा दो, एक कौन कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसका नाम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या बेकिंग सोडा याद रखिए, क्या बोलते हैं, ये भी क्या आपका बेस, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? ये सब एग्जाम में पूछता है भाई, ठीक है। स्टोमक में एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एंटासिड का। तो बोलेगा नेम एनी टू एंटासिड्स, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला में डाल दीजिएगा MgOH2। दूसरा क्या होता है, बेकिंग सोडा, क्या होगा, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो वो बेस का नाम एकदम तैयार रखिएगा, है ना। अगर आपको क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है, या स्टोमक में अगर एसिड का मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। थर्ड, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। बचपन में सबका दांत सड़ता है, क्योंकि हम लोग बचपन में टॉफी बहुत खाते हैं, है ना, होता है कि नहीं होता है? क्योंकि भाई जो आता है घर में सब टॉफी लेके आता है, या बाहर भी जाते हैं तो आप टॉफी किनवा लेते हैं। और भाई जाहिर सी बात है, टॉफी अगर दांत में सटा रहे तो ज्यादा आनंद मिलता है ब्रश करने के बजाय बचपन में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अब लगता है कि नहीं, दांत हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, देखने में खराब लगेगा, सामने से लोग हमको देखने नहीं करेगा। तब हम लोग ब्रश करना स्टार्ट करते हैं एकदम फ्रिक्वेंटली, टाइम एकदम, है ना। जब और बड़े हो जाइएगा ना, जब 25 पार होइएगा, तो आपको बोला जाएगा 2 बार ब्रश कीजिए, सुबह में भी और कब, शाम में भी। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर दांत जल्दी खराब हो गया तो पता चलेगा 30 साल में यहाँ बुढ़ा जाइएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहिए कि हम कैसा लगे, यंग लगे, तो उसके लिए भाई दांत में क्या करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा। तब बात यह है कि दांत सड़ता क्यों है। तो हमारा दांत यानी टूथ इनेमल, दांत को क्या बोलते हैं, टूथ इनेमल बोलते हैं,
और दांत जो होता है दांत, उसको क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? तो हमारा दांत का जो टूथ इनेमल जो होता है वो सड़ना कब स्टार्ट होता है और कैसे सड़ता है? तो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं अगर वो दांत में फंस जाता है तो हमारे दांत में जो भी बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उसको तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है, और तोड़ने के बाद उसमें से एसिड निकलता है। जब हमारे दांत में जब बैक्टीरिया जब कुछ फंस जाता है ना तो कुछ देर के बाद आपको पता ही है, हर जगह हमारे पास एसिड भरा हुआ है कि नहीं? बैक्टीरियाज है, उसको वो क्या करेगा? तोड़ेगा, और जब तोड़ने के दौरान उसमें से क्या निकलता है? एसिड। और एसिड हमारे माउथ के पीएच वैल्यू को घटा देता है, और जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.6 से भी कम हो जाए, कितना से कम हो जाए, तब हमारा टूथ इनेमल में कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है और दांत सड़ना वहां पे चालू हो जाता है। अब इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस का प्रयोग करते हैं एज ए टूथपेस्ट। हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं क्लोजअप, कोलगेट, सिबाका, बबूल, ठीक है, ये सब लो कैटेगरी वाला टूथपेस्ट सब है, ठीक है, या सोनोडाइन है ना, थोड़ा हाई कैटेगरी हो गया, सोनोडाइन टीवी का नाम था, ठीक है। तो ये सब जो टूथपेस्ट है देखिएगा इधर, ये सब टूथपेस्ट क्या करता है? हमारे माउथ के पीएच वैल्यू को क्या करता है? घटाता है या बढ़ाता है? हमारे माउथ के पीएच वैल्यू को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ा देता है, ताकि एसिड का जब माउथ का पीएच वैल्यू बढ़ेगा तब ना भाई टूथ में कोरोजन नहीं होगा, कोरोड नहीं करेगा हमारा, बिकॉज हमारा याद रखिएगा, तुम तो एकदम अन्य करते रहता है, चैन नहीं मिलता है तुम्हें। तुम 2-3 बार पीछे घुमा, पैर अन्य किया, कुछ बोले तुमको? तुमको क्या लगता है यहाँ पे खड़े हो गए ना, सबका एक्टिविटी दिखता है यहाँ पे, एक एक एक्टिविटी दिखता है। कोई अगर पलक भी अन्य करता है अन्य वो दिखता है यहाँ से, आईबॉल जो रोटेट करता है वो भी दिख जाता है यहाँ से, एक एक चीज दिखता है यहाँ से, ठीक है। बट सारे टीचर्स क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाते हैं। किसको किसको टोकेंगे हम? टोकना तब पड़ता है जब ज्यादा हो जाता है। तो बात को समझिए, आगे भी आपका ये सब काम आएगा, आपको आगे और भी टीचर लोग मिलेंगे आपको, और खासकर जब कोई टीचर पढ़ा रहा हो बढ़िया तरीके से तो वहां पे तो ऐसा काम मत ही कीजिए, ठीक है। पढ़ने का मन हो चाहे नहीं हो, क्योंकि और लोग पढ़ रहे होते हैं वहां। चलिए, तो कहां पर थे हम? पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो हमारे माउथ का पीएच वैल्यू कितना से कम हो जाएगा तो भाई टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा? 5.5 लिखा हुआ है, इसी को याद कीजिएगा, मेरे से 5.6 बोला गया होगा। और एसिड रेन कब चालू होगा? 5.6 से नीचे। ये सब पीएच वैल्यू याद करने वाला बात है, हम भूल जाएंगे, हम गलत पढ़ा दे, लेकिन आप एकदम सही याद कीजिएगा। तो 0.1 टू इधर क्या बात? 0.1 देखो एक सर्टेन पैरामीटर फिक्स किया गया है, ठीक है, कि एसिड रेन कब होगा, तो हमने सेट कर दिया क्या कि 5.6 से कम होगा तो क्या होगा? एसिड रेन। इसका मतलब है कि 5.5 भी रहेगा तो कंडीशन खराब है, सीधा सीधी बात है। लेकिन उसको हम उसमें नहीं डाले, एक सेट कर दिए 5.6, उसी को लेकर चलेंगे। जैसे सॉइल का पीएच अगर थोड़ा इधर उधर क्या करते हैं? फर्टाइजर एडजस्ट कर लेते हैं, वही बात यहाँ पे। तो ये चीज क्लियर है? बोले समझ में आ गया ये चीज? इसके बाद है लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट है सेल्फ डिफेंस का। हम लोग 60 पढ़ेंगे आज। ये टॉपिक पता है आपका आधा खत्म हो गया। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी एसिड्स और बेसिल्स का प्रयोग करते हैं। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा करना। अगर आप पे कोई हमला कर दिया तो आपके पास जो रहेगा अगल बगल में पकड़ के मारिएगा उससे। दैट इज कॉल्ड क्या? सेल्फ डिफेंस। क्लियर है? तो प्लांट्स और एनिमल आप देखिएगा, मधुमक्खी सही रहेगा आप दोस्ती करने के लिए, तो मधुमक्खी क्या करेगी? कहेगी नहीं बेटा हम दोस्त नहीं बन सकते हैं। उसको लगेगा खतरा, पटक के आपको काट लेंगे। काटेगी नहीं काटेगी? काटेगी नहीं काटेगी? बताइए। अब मधुमक्खी काटती है, कौन सी हलाती है आपके घर में? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। या कोई अगर दूसरा इंसेक्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस भी हलाता है ना, तब भी आपका वहां पे क्या होगा? इचिंग हो जाएगा, खुजलाएगा वहां पे, फिर हो जाएगा स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एसिड या बेस। अगर बेस अगर डाले हुए इंजेक्ट किए हुए तो क्या लगाएंगे? एसिड। अगर एसिड इंजेक्ट किया तो क्या लगाएंगे? बेस। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या हलाता है आपको? एसिड। क्लियर है? तो यहाँ सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है? क्या इंजेक्ट करके? एसिड या बेस। इसलिए देखिएगा जब मधुमक्खी काटता है तो देखिएगा प्याज काट के रगड़ता है ना। हमको तो आज तक एक ही बार काटा है, बचपन में काटा था, तो 3-4 में पढ़ते थे तब, है ना। तो प्याज रगड़ाया था, हाथे में काटा था हमको,
ठीक है। और लोग एक बार तो देखे थे गांव में पूरा मुंह पर उसका मुंह देखे थे इतना बड़ा फूल और नीचे यहाँ से नीचे एकदम लिख लिख ऐसे और यहाँ पे कई से लिख यू आर ऑल्सो लिख लिख। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग एसिड्स एंड बेसिस इनटू देयर स्किन। जैसे हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन, स्टिंग मतलब होता है वही काटना, हला देना। लीव्स एन एसिड विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। जब हनी बी यानी मधुमक्खी स्टिंग करता है पर्सन को तो वो क्या छोड़ देता है उसके स्किन के अंदर में, एसिड, जो कि पेन करता है और क्या करता है, इरिटेट करता है, भाई नोचना है ना। तो वी कैन रिड्यूस दिस पेन बाय यूजिंग अ माइल्ड बेस। एक बेस का इस्तेमाल करके मधुमक्खी के स्टिंग वाले जो एसिड है उसको हम खत्म कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा, है ना, उस स्टंग एरिया पे। और स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथॉक्सिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। आप जंगल में जाओगे ना घूमने के लिए, बहुत सारा जंगली प्लांट्स भी होता है ना, जिसका अगर आपका थोड़ा सा टच कर गया तो पूरा आपका वहां पे पूरा आपको क्या करेगा, पूरा लाल लाल कर देगा जी। वो भी एसिड आपका हला देता है। तो उसको क्या उस कौन सा एसिड होता है, मेथॉक्सिक एसिड। ये कौन सा प्लांट का लीफ है, निटल, क्या नाम है इसका, क्लियर है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन। आप सारा ये कितना कितने पॉइंट बता रहे, 4 या 5। पहला पॉइंट क्या था, प्लांट पीएच इन प्लांट, प्लांट्स एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। दूसरा पीएच इन सॉइल, पीएच इन सॉइल। तीसरा पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद प्रिवेंट फ्रॉम टू पीएच चेंज इन टूथ देखिए, और एक क्या, सेल्फ डिफेंस बाय। ये 5 पॉइंट पहले लिख दीजिएगा और बाद में सबका पॉइंट से एक एक लाइन क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपको 5 से 5 मिल सर जाएगा। सॉल्ट वाला इसमें आएगा कि नहीं, पीएच और सॉल्ट। ये सब सॉल्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्ट में, सर वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा। मतलब नहीं समझ पाए। सर वो जैसे एवरीडे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है उसमें ये नहीं आएगा, पीएच और सॉल्ट। बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। सर पीएच और सॉल्ट दोनों बात- सॉल्ट तो एक केमिकल में चलेगा ना, केमिकल सलाम चलेगा ना, और केमिकल सलाम के लिए अलग टॉपिक है वो। सॉल्ट का पहली बात पीएच होता ही नहीं होता, न्यूट्रल होता है। नहीं तो एसिडिक सॉल्ट भी होता है ना, बेसिक सॉल्ट भी होता है, वहां पे होता है। आपका क्वेश्चन जायज है बट वो केमिकल से काम चले जाएंगे। ये नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर